हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज हमारे साथ हैं दीप शिखा नथावत मैम। उनकी बुक हमारे ही पब्लिकेशन के साथ रिसेंटली ही पब्लिश हुई है। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपको और दिव्या मैम को थैंक यू। ऑल राइट मैम। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है, आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और क्योंकि इसमें मेरे 2 साल की मेहनत है। जी। मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन ढूंढे, बट मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिले ऐसा पब्लिकेशन नहीं मिला। फिर दिव्या मैम से बात हुई तो मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके, और मीन्स एक पॉजिटिविटी एनर्जी आती है उनसे मिलके, तो ऐसा लगा कि हाँ, तो मैंने उनसे किया ऑल राइट। कांटेक्ट, और बहुत बेस्ट रिजल्ट मिले मुझे, क्योंकि इतना जल्दी फास्ट कोई नहीं करता है पब्लिश। बट उन्होंने 1.5 मंथ में मेरी बुक पब्लिश करके मुझे पहुंचा भी दी थी। तो ओके मैम। शी इज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्कर। रियली यस मैम। तो मैम, आपने राइटिंग की शुरुआत कब करी थी? आई मीन, सबसे पहली बार आपने कब लिखा था? मैं जब 13-14 की थी तब गांव में रहते थे, ऐसे ही पापा की डेथ के बाद में गांव चले गए थे। तो वहां पे ऐसे ही दिमाग में ऐसे थॉट्स आती थी, तो वो मैं ऐसे कविता के जरिए लिखती थी किताब। मेरी एक सीक्रेट डायरी रखती थी, उसमें लिखती थी मैं जो भी कुछ होता था। कहानी लिखनी होती, शॉर्ट कहानी, पोइम लिखनी होती, पोइम आर्टिकल, बहुत चीजें लिखी थी मैंने, बट वो मिस हो गई थी कहीं डायरी मेरी। तो किसी ने ले ली थी, तो वो वापस मिली नहीं मुझे। उसके बाद में ऐसे ही फंस गए। ठीक है मैम। तो मैम, आपने अपनी बुक का नाम रखा है प्यार के रंग, और आपका बुक कवर भी बहुत ही यूनिक है। तो आपको आइडिया कहाँ से आया ऐसे यूनिक बुक कवर का, और आपने टाइटल यही क्यों रखा? बिकॉज इसमें प्यार से रिलेटेड ही है कुछ कहानियां मेरी, जिसमें प्यार की अलग अलग तरीके से बताया हुआ है कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हो सकता है। ये सब एज ए काल्पनिक है, बट कुछ कुछ रिलेटेड है मैं मुझसे, मेरी लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव हुए उसमें मुझे कुछ ऐसे कैरेक्टर मिले इनमें जिन पे मैं कुछ लिख सकूं। तो और बुक का कवर तो मैं एक दिन ऐसे ही देख रही थी कि अपन प्यार पे क्या बुक वगैरह कवर कर सकते हैं। बहुत सारे बुक कवर आए, बट इस तरीके का रखना था कि थोड़ा जेन्युइन भी लगे, अच्छा भी लगे, और किसी को थोड़ा ऐसा अजीब सा ना लगे कि प्यार है तो पता नहीं क्या किस तरीके का होगा, कैसा होगा। तो इसमें मैंने एक पेट भी रखा है, क्योंकि आजकल जो कपल्स होते हैं उनको पेट पसंद होता है, रखते हैं वो अपने साथ में पेट। इसलिए मैंने एक पेट भी रखा, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा ये कवर, ओके मैम। इसलिए मैंने ये चूज करके भेजा दिव्या मैम को। ओके मैम। हम्म। तो मैम, आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस पर राइटिंग करते हो, वीकली या फिर ओकेजनली? नहीं नहीं, वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मुझे राइटिंग करनी होती है तो मुझे बिल्कुल पीस, शांत माहौल, शांत टाइम, और मेनली जब मेरा मूड खराब होता है तब मैं राइटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम किसी से बात करना पसंद नहीं होता है। तो मैं अलग से रूम में आके अपना लिखती रहती हूँ। पहले तो डायरीज वगैरह में लिखती थी, बट अब पब्लिशर्स बोलते हैं कि हमें वर्ड फॉर्म में दो, पीडीएफ में दो, तो इससे अच्छा फिर मैं अभी टाइपिंग पे लिखती हूँ। तो ऐसा है। मेरी एक पहले भी एक बुक पब्लिश हुई थी, ई बुक थी वो मैंने कोरोना के टाइम बहुत सारी कविता लिखी थी, 80 to 100 पोइम्स लिखी थी, तो पोइम्स का कलेक्शन निकाला था मैंने। बट उससे इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला नहीं मुझे, बिकॉज ये बुक आजकल कोई पढ़ता नहीं है। सबको वही चाहिए कि, वैसे भी हम इतना स्क्रीन पे अपना टाइम देते हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। बुक होती है तो फोन थोड़ा साइड में रख के बुक को लेके और पढ़ना वो अलग चीज होती है। जी तो इस मैम। बार मैंने सोचा कि इस पेपर बैक वाली बुक ही पब्लिश करवाऊं मैं, जी। ताकि बहुत से लोगों को पढ़ सके, वो पहुंच पाए लोगों के पास। जी मैम। आई एम श्योर आप बुक रीडिंग भी काफ़ी करते होंगे। तो आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? फेवरेट बुक तो मेरी खुद की है। मैं ज्यादा रीडिंग नहीं करती हूँ बुक, मेरे को क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं वर्किंग वूमेन, ओके। और मेरा एक बेटा भी है 15 साल का, तो उसी में उलझ जाती हूँ, काम में इतना बिजी रहती हूँ, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है मुझे किताबों। बट मुझे प्रेमचंद की कहानियां बहुत अच्छी लगती है, तो क्योंकि वो हमारे कोर्स में आती थी तो पढ़ते थे, तो उससे कुछ मतलब इंटरेस्टिंग होती थी वो। और मेरी भी किताब में सारी कहानियां ऐसी है कि जो पढ़ेंगे लोग तो उनको कुछ ना कुछ रिलेटिव, मतलब वो उस जोन में पहुंच जाएंगे कि ये किरदार ऐसे थे, ये इस तरीके से मिले, इस तरीके से अलग हुए। तो मेरी कहानियों मुझे लगता है बहुत इफेक्टेड है।
ओके कि मैम। कोई भी पढ़ेगा उसे तो वो उस कैरेक्टर में घुस ही जाएगा अंदर जाके कि हाँ ये इस तरीके से, मतलब वो इमेजिन करेगा, उसको विजुअलाइजेशन करेगा उस चीज जी मैम। कि इस तरीके से हो रहा है वहाँ पे। तो मैम जैसा कि आपने बताया आप एक वर्किंग वूमेन हैं, उसके साथ आप राइटिंग भी करते हैं और भी काफ़ी काम होते हैं, तो मैम आप सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं, और आप हमारी ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगी टाइम टाइम मैनेजमेंट को लेकर? हाँ, मैनेजमेंट टाइम तो देखो सबके पास 24 आवर्स होते हैं। कौन सी चीज को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन सी चीज को नहीं दे रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं मेरा टाइम मैनेज इस तरीके से ही करती हूँ कि मेरे को जब निकालना है कि लिखने के लिए मुझे टाइम निकालना है तो मैं कैसे ही करके निकाल लेती हूँ। तो वो अपने ऊपर डिपेंड है कि सब कहते हैं बिजी है, बट अपना टाइम अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे भी करके निकाल सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि आप जो चीज आपकी प्रायोरिटी में उसको प्राइवेट बेस पे रखिए, प्रायोरिटी पे, और बाकी काम आप पीछे रखिए। तो इस तरीके से मैनेजमेंट हो जाएगा। मेरी वो नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ रही हूँ, 9 बजे सो रही हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरा उठने का टाइम फिक्स है, ना मेरा सोने का टाइम फिक्स है। बट मेरा किताब को लेकर ये है कि मैं जब लिखना होता है ना मेरे को, तो मैं रात को 2 बजे भी उठ के लिख सकती हूँ। ऐसा है मेरा कि मेरे माइंड में ऐसा होगा कि मुझे लिखना है तो मैं रात को 2 बजे उठ के भी लिख दूंगी। और सोना है तो सोना है, उठना है तो उठना है, बस ये टाइम मैनेजमेंट रहता है मेरा। बाकी 10 to 6 जॉब करना है वो तो सभी करते हैं, तो वो मैं मेरा निभाती हूँ अपना जो भी रोल है मेरा। ओके मैम। तो मैम आपने कोविड के टाइम पर 80 to 100 बुक्स की ई बुक पब्लिश करी, और अब आपकी हार्ड कॉपी वाली बुक भी आ चुकी है, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी राइटिंग की फील्ड में? मैंने अभी ये सोचा है कि मेरी साल में 2 या 3 बुक तो पब्लिश होनी ही चाहिए। तो मैं लिखने के लिए अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा ज्यादा टाइम निकालूंगी, चाहे 1 घंटा डेली दूं, लेकिन लिखने के लिए, क्योंकि मेरे जहन में अभी भी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, ऐसी कहानियां हैं जो मुझे अभी लोगों तक पहुंचानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम निकालूंगी राइटिंग के लिए अपना। तो एज ए मेरा ड्रीम एज ए राइटर और प्रोफेसर बनने का ही है, तो मैं उसी में चल रही हूँ अभी। राइटर तो ऑलरेडी शायद मैं बन चुकी हूँ अभी, जी। बिकॉज बुक पब्लिश हो गई तो राइटर तो बन चुकी हूँ मैं, बट अभी पॉलिशिंग बाकी है। जी बिल्कुल मैम। और मैम हम चाहेंगे आपकी, जैसे आपने बताया आपका ड्रीम है, आपका एम है कि साल में 2 से 3 बुक आएँ, तो हम चाहेंगे आपकी सारी बुक्स हमारे ही पब्लिकेशन के साथ पब्लिश हों। या श्योर श्योर, डेफिनेटली जी मैम। दिव्या मैम के साथ ही काम करना चाहूंगी मैं भी आगे भी। जी। तो मैम आपका इस इंटरव्यू के थ्रू क्या स्पेशल मैसेज रहेगा हमारी ऑडियंस को? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं ना सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इस बुक को पब्लिश करवाने में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, बड़े एल्डर सिस्टर है मेरी, जिनका हमेशा मेरे मदर फादर नहीं है बट उनका हमेशा एक सपोर्ट रहा मेरे लिए। तो मैं उनको ये भी बोलना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में दोस्त या एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो आपको हर टाइम मोटिवेशन दे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो राइटर है, पोइम लिखते हैं, गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, बट वो अपने को उजागर नहीं कर पाते, मतलब कि लेके नहीं आ पाते लोगों के बीच में। तो मैं उन सभी स्पेशली औरतों से कहना चाहूंगी कि आप अपने टैलेंट को, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने टैलेंट को बाहर लेके आइए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा आप भी कुछ कर सकते हो। क्योंकि अभी पुरुष प्रधान जो देश है उसको इक्वली करना ही है, तो अभी बाकी है थोड़ा काम, क्योंकि अभी भी औरतों को ऐसा ही समझा जाता है कि क्या करती है, घर पे बैठ के कुछ नहीं करती है। जी तो मैम। ऐसा है कि उनके लिए मैं यही देना चाहूंगी। और स्पेशली थैंक यू आपका, कविता पब्लिकेशंस का, और मेरी सभी फ्रेंड्स वगैरह का, सॉरी किताब पब्लिकेशंस का। श्योर मैम, नो प्रॉब्लम। तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? वैसे तो आपने काफ़ी चीज़ें बता ही दी हैं, लेकिन मैं स्पेशली जानना चाहूँगा कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं 5 में से 5 स्टार ही दूंगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे ऐसा, मैंने दिव्या मैम से बात भी की थी, मुझे डर डर कैसा हो रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि पिछला वाला जो एक्सपीरियंस था मेरा इतना अच्छा नहीं रहा। नो डाउट उन्होंने बुक पब्लिश भी करी, मेरे को हार्ड कॉपी भी भेजी, बट उनका प्रिंटिंग लेवल, उनकी बुक को मतलब कि कवर भी मेरा अच्छा था, बट इतना फिनिशिंग वगैरह नहीं लगा मुझे। तो मुझे इनके साथ में अच्छा लगा, और उन्होंने टाइम टू टाइम मेरा सारा कुछ किया, और 1.5 महीने में किताब पब्लिश कर दी। वो तो मैंने बाकी और इंटरव्यूज देखे हैं, वो भी सेटिस्फाइड है आप लोगों की सर्विस से।
तो उनको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज कभी इसको बंद करने की मत सोचना, आगे ही बढ़ाइए, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहेंगे लाइफ में और क्रिटिसाइज भी करते रहेंगे लोग, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, परवाह किए बिना इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को, सिर्फ पॉजिटिविटी लीजिए, नेगेटिविटी इग्नोर कीजिए। इतना ही कहना चाहूंगी मैं आपसे। और दुआ है, मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आप सब लोग आगे तरक्की करें और फिर हम दोबारा दूसरे इंटरव्यू में भी मिले। जी बिल्कुल मैम, हमें वेट रहेगा। तो मैम क्या आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है या कोई सजेशन हमारे पब्लिकेशन के लिए, या कोई सर्विस आपको ऐसी लगी हो जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल तो मैं तो फुल सेटिस्फाइड हूँ। 5 तो 5 दे दिया मैंने आपको, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ अपने जो भी सर्विस आप लोगों ने दी है मुझे। आई एम हैप्पी। जब उस दिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आई थी, कवर लॉन्च हुआ था मेरा, तो मुझे ऐसा लगा था कि अभी 1 महीना 15 दिन और लगेंगे, लेकिन उसी दिन मेरी अमेजोन पे भी हो गई थी बुक लॉन्च। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कितनी जल्दी सर्विस दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अभी 10 दिन और लगेंगे, अभी तो कवर लॉन्च हुआ है, अभी बुक पब्लिश होने में 10 दिन और लगेंगे, बट एक्सपीरियंस वाज गुड। ऑलराइट मैम। तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? 3 लोग, एक तो मेरी सिस्टर है, ओके। और एक मैं ग्रुप देना चाहूंगी उन लोगों का जो हर बार टांग खींचने वाले लोग होते हैं ना, पूरा ग्रुप उस नाम का बोलूंगी मैं आपको। जो टांग खींचने वाले होते हैं कि ये क्या करेगी, क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। एक उन लोगों का भी थैंक्स है, क्योंकि उन्होंने जितना मुझे खींचा है उतना ही मैं आगे बढ़ी हूँ, खुश हूँ मैं। और मेरे फ्रेंड्स का भी एक ग्रुप है, मैं पर्टिकुलरली 3 लोगों के नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत है, मेरी सोनल, आरती, मैंने सब फ्रेंड्स के बुक में नाम मेंशन किए हैं। शायद उनको पढ़ के खुशी भी होगी कि यस, और मैंने स्टेटस वगैरह पे भी लगाए थे उनके नाम। तो मेरी फ्रेंड्स है इतनी जो यहाँ पे, एक अनजान, मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बट मैं यहाँ पे गुजरात में इंसिडेंटली आई और यहाँ पे सेटल हो गई 7-8 साल से, और मेरे एक ग्रुप बन गया मेरा एक फ्रेंड्स का। उस ग्रुप ने मेरी बहुत हेल्प करी है। आरती शर्मा है, एक बुटीक चलाती है, एक सोनल पांडे है करके, वो एक मतलब हाउसवाइफ है, पर वो इतनी अच्छी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मान लो आप वो है। उसने हर सुख दुख में, हर प्रॉब्लम्स में, खुशी में मेरा सपोर्ट किया है उसने। फिर आरती मिश्रा है जो हमेशा चुलबुली टाइप में है, वो हर टाइम मुझे खुश करती रहती है, मतलब कि कुछ ऐसी हरकतें करती है कि कुछ, मैं ड्रामा क्वीन भी बोलती हूँ उसको कभी कभी मजाक में। और भी बहुत है, काजल है, वो सूरत चली गई है, फिर अम्मी है, ओम प्रिया है, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मेरी, जो मैं किस किस का नाम लूं, मतलब कि यहाँ पे पूरा एक 10-12 सहेलियों का ग्रुप है मेरा, तो जिनका नाम नहीं लिया उनको भी बुरा ना लगे, इसलिए मैं उन सबको भी इसमें मेंशन कर रही हूँ कि जो भी रह गई हो अपने को डाल लेना इसमें, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कौन से मेरे ग्रुप में है सब। और मेरी बहन का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, उसने पेरेंट्स की भूमिका निभाई है मेरी लाइफ में, मेरे मम्मी पापा की जगह। तो सुदर्शना राठौड़ नाम है उनका, एक्चुअली महाराष्ट्र बोईसर में रहती है वो, तो मैं उनका नाम भी मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि 101% उनका ही सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। और लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती, बट वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो टाइम आएगा तो उनका नाम भी मेंशन करेंगे। जी बिल्कुल मैम। तो मैम बाकी सभी फ्रेंड्स और रिश्तेदार, रिलेटिव्स को थैंक यू बोलूंगी मैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है उन्होंने। जी जी बिल्कुल मैम। तो मैम आपकी आगे आने वाली बुक्स हमें किन टॉपिक्स पर पढ़ने को मिल सकती हैं? हाँ, फिलहाल तो मेरी दीदी ने सजेस्ट किया है कि मैं कुछ चाइल्डहुड पे लिखूं, बचपन पे लिखूं, क्योंकि यंगस्टर पर भी पहुंचे उनके पास में कि हम लोगों के टाइम बचपन कैसा था, हम लोग किस तरीके से, आजकल तो सब गैजेट्स, बचपन सारा गैजेट्स पे निकलता है, बट हमारी टाइम इस टाइप का नहीं था। तो उनमें से कुछ कहानियां लिखूं, तो शायद उन्होंने मुझे टॉपिक दिया है बचपन, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा अगला प्रोजेक्ट बचपन पे हो। देखते हैं अभी, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जी मैम। तो मैम आप यंग राइटर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगी, उनको क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने रिसेंटली ही जस्ट अभी लिखना शुरू किया? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अपना पैशन ना छोड़ें, चाहे कोई पढ़ रहा है, कोई खरीद रहा है, ऐसा नहीं कि भाई 4 लोगों ने खरीदी तो छोड़ दो, भाई 4 लोग ही खरीद रहे हैं, मेरी बुक कोई पढ़ रहा नहीं है, नहीं, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए।
आप लिखते रहिए, क्योंकि पॉलिशिंग करते रहेंगे तो एक दिन अपनी पहचान खुद बना लेंगे आप। आपकी अगर 10 बुक भी लॉन्च होगी तो पता चलेगा आपको कि लोग पहचानेंगे कि ऐसे इसकी 10 बुक पब्लिश हुई है। आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। गीता का सार है ये, मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, ऊपर वाला हम जो चाहते हैं उससे भी बेटर देता है हमको। तो कभी भी कोई भी आपको डिमोटिवेट करे तो डिमोटिवेट ना होइए, अपना पैशन जारी रखिए, लिखते रहिए। जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको और इम्प्रूव कीजिए, आपकी जो भी गलतियां उनको इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, अगर कोई मुझे कहता है कि आप ये गलत कर रहे हो तो मैं उसमें थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकती, सब गलत हो सकता है। और सीखने की और इसकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप कब तक सीखते रहिए, जब तक जिंदगी है सीखते रहिए, क्योंकि कई बार छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा देता है हमको। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की ट्राई करती हूँ। कुछ चीज बीच में ना छोड़े, अधूरी ना छोड़े। सबसे बड़ी आदत है मेरी कि मैं अधूरी चीजें कुछ नहीं छोड़ती, चाहे मुझे उसमें 2 घंटे लग जाए, मैं उसको कंप्लीट करके ही दम लेती हूँ। तो इस तरीके का पैशन रखिए कि कोई भी बीच में नहीं हो रही है तो ऐसे झुंझलाट के छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है मेरे से, छोड़ो इसको। लास्ट तक कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। ऑल राइट मैम। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपकी बुक प्यार के रंग में से आपकी फेवरेट रचना, आपकी फेवरेट कविता कौन सी है और क्यों? कविता तो बहुत सारी है मेरी, क्योंकि मैं लिखती रहती हूँ। तो मेरी रचना जो सबसे अच्छी है, सुनो कॉमरेड करके है, एक कहानी है एक, वो मेरे जहन में, मैं 2-4 किरदारों से मिली थी ऐसे, तो मेरी एक कहानी बनी, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि उसमें बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप पढ़ेंगे किताब को तो आपको पता चलेगा कि क्या है उसके अंदर। सुनो कॉमरेड, अनजान रिश्ते, अमर प्रेम, बहुत सारी कहानियां ऐसी है, इसमें कोई वर्गीकृति नहीं है। प्यार को एक अलग तरीके से मैंने लिखा है ताकि हर बूढ़ा बच्चा भी उसको पढ़ सके, उसको उसके अंदर से ऐसा देख सके कि इस तरीके का भी कुछ होता है, सैक्रिफाइस भी कुछ होता है प्यार में। ऑल राइट मैम। तो मैम एक बार फिर से तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरी आपकी। सभी फेवरेट है, मैं अपनी में से एक कोई चूज नहीं कर सकती। ओके मैम, दैट्स रियली हाँ, ग्रेट। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सो मच। जी। तो मैम हमें बहुत आपकी बहुत धन्यवाद आपका और दिव्या मैम का। जी। तो मैम हमें वेट रहेगा आपके आगे आने वाली बुक्स का। श्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और थैंक यू। कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आए, न्यू ईयर में आपको मिले मेरी बुक जी पढ़ने के लिए। जी जी बिल्कुल मैम। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।